हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी इंग्लिश क्लास पर। और जैसा कि इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि चैनल पर आपके लिए इंग्लिश ग्रामर से संबंधित रिलेटेड क्लासेस जो है वो रखी जाएंगी। तो आज की ये पहली कक्षा है हमारी इंग्लिश ग्रामर से संबंधित। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें ग्रामर जो है वो बिल्कुल इजी लेवल से हम लोग प्रारंभ करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। और बहुत सारे जो है आप में से स्टूडेंट्स जो है उनको इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट जो वो पहले से भी पता हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए नए हो सकते हैं। तो इससे संबंधित जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और तुरंत हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई जो वो दिया जाए। ज़्यादा डिले नहीं करते हुए, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हम लोग वीडियो और उद्घाटन करते हैं, श्री गणेश करते हैं वीडियो का। और जहाँ तक हम लोग जानते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि स्कूल लेवल की स्टडी के अंदर और कॉलेज लेवल की स्टडी के अंदर हमें इंग्लिश जो है वो पढ़ाई जाती है एक लैंग्वेज के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इंग्लिश जो है वो क्या है। एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हिंदी के अंदर हम लोग भाषा भी कहते हैं। और भाषा जो है, कोई भी भाषा जो है उसकी एक बहुत बड़ी यात्रा है, एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा जो उसने पार की है वर्तमान स्वरूप के अंदर आने के लिए। तो उसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मॉडर्न स्वरूप है उसका, जैसे इंग्लिश का है A से Z तक का, तो वहाँ तक की उसने जर्नी जो की है, तो उस जर्नी को हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य जो है वो एक आदि मानव था, वन मानुष था और जंगलों में भटकता रहता था, घूमता रहता था इधर उधर। और धीरे धीरे उसने समूहों के अंदर रहना शुरू किया और जैसे ही वो समूह में रहने लगा तो उसने आपस में बात करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की। और जब मनुष्य को आपस में बात करने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो उसने कुछ ध्वनि प्रतीक जो है, वो ध्वनि प्रतीक जो उसने बनाए, ध्वनि के प्रतीक बनाए। और वो ध्वनि के प्रतीक जो है, वो सिंबल जो है, वो हमारी कहलाए बोली। और इस तरह से मनुष्य ने अपनी बोली का विकास किया। और बोली जो है वो मौखिक रूप होता है भाषा का। जब बोल करके हम लोग किसी को कोई बात अपने संप्रेषण करते हैं, अपने विचारों को बताते हैं। और उससे आगे का जो लेवल है भाषा का वो है रिटन लेवल। तो जब बात भाषा को लिखित रूप देने की आई तब एक चुनौती खड़ी हुई एक स्क्रिप्ट का विकास करने की, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज है उसको भाषा जो है उसके लिए कुछ प्रतीक चिन्ह बनाए जाएं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ लिखित रूप देने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए गए। प्रारंभ में ये सिंबल जो है कुछ आडी टेढ़ी लाइंस जो है उनको रखा गया, तिरछी मोटी लाइनें या पशु पक्षियों के चित्र वगैरह, इस प्रकार से जो वो भाषा की स्क्रिप्ट जो है वो रखी गई थी। और इसे जो है भाषा की क्या कहा गया है, स्क्रिप्ट कहा गया है। स्क्रिप्ट बोलते हैं लिपि को। स्क्रिप्ट मीन्स होता है लिपि। हिंदी में इसको लिपि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। और इंग्लिश भाषा जो है उसकी लिपि के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं जहाँ तक। तो इसके जो अधिकांश वर्ड जो है इंग्लिश लैंग्वेज के जो है वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। और जो लैटिन भाषा से इसके अधिकांश शब्द लिए गए हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इंग्लिश भाषा जो है उसकी लिपि भी जो है वो क्या है, लैटिन है। और इसके बाद जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आता है, वो है इसके अल्फ़ाबेट्स A से Z तक के। ठीक है, तो इस प्रकार से इंग्लिश की लिपि के अंदर इन सिंबल्स को बनाया गया रिटर्न रूप, लिखित रूप देने के लिए भाषा। और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि भाषा जो है उसका क्रमिक विकास जो हुआ, वो मैंने बताया आपको कि उसको पहले बोली के रूप में विकास हुआ, उसको लिखित रूप देने के लिए कुछ लिपि के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद जो है और प्रत्येक भाषा जो है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज जो है ये हमारा आज का टॉपिक का नाम है। आप अपने नोट्स के अंदर ऊपर की तरफ लिखेंगे यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाषा की इकाइयाँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी की सभी वस्तुएं जो है छोटे छोटे अणुओं से, परमाणुओं से, परमाणु सबसे बड़ी छोटी इकाई है, सूक्ष्म इकाई है परमाणु। और इसी प्रकार से वस्तुएं जो है वो कुछ न कुछ अणुओं से मिलकर बनी हुई है संयुक्त रूप से, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो नेचुरल जैसे कि स्टोन्स वगैरह हैं, या मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे कि मनुष्य ने अपने आवास बनाए हैं, घर वगैरह बनाए हैं, या जो मोटर व्हीकल्स वगैरह बनाए गए हैं उनको लेकर के देख लें तो सभी जो है वो छोटी मोटी इकाइयों से मिलकर के बने हुए हैं। तो यहाँ भाषा की जो है, भाषा किस प्रकार से बनी, भाषा की इकाइयाँ कौन कौन सी है, छोटी छोटी रूप जो है भाषा के कौन कौन से हैं जिससे मिलकर के भाषा जो है एक बहुत बड़ा रूप ले रही है, तो उन इकाइयों के बारे में हम लोग
भाषा की मेन इकाई जो है वो निम्नलिखित है। जो सबसे पहली इकाई जो है भाषा की, उसके बारे में देख लेते हैं कि भाषा की सबसे पहली इकाई है लेटर्स। अब लेटर्स जो है वो क्या है? लेटर जो है पत्र को भी कहा जाता है, और लेटर जो है वो हिंदी के अंदर जिसको कहते हैं वर्ण, तो वर्णों को भी लेटर्स कहा जाता है। तो वर्ण होते हैं, वर्णों से मिलती है वर्णमाला, जिसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। तो लेटर्स जो वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अंग्रेजी भाषा की भी सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। वर्ण प्रत्येक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो लेटर्स जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेटर्स के बाद में दूसरी इकाई है वो है वर्ड्स। वर्ड्स बोलते हैं शब्दों को। शब्द जो है वो भाषा की दूसरी इकाई है, जो भाषा वर्डों से लेटर्स जो है उनसे मिल करके बनते हैं। इनके बारे में आगे बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या क्या किस प्रकार से काम करते हैं। तीसरी इकाई जो है वो सेंटेंस है। सेंटेंस वैसे बात देखा जाए तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है सेंटेंस, एक वाक्य जो है वो। और इसके अलावा जो है दो छोटी छोटी इकाइयाँ जो है वो और पाई जाती हैं, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक तो इकाई है वो है क्लॉज। क्लॉज जिनको बोलते हैं उपवाक्य है। जो एक वाक्य के अंदर जब दूसरा वाक्य पाया जाता है, जब बड़े लेवल पर वाक्यों को लिखा जाता है, तब उनके अंदर इस प्रकार के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, क्लॉजेस वगैरह। उनको हम आगे के चैप्टर्स में ग्रामर में डिटेल से भी पढ़ेंगे। और सबसे अंतिम इकाई जो है वो है फ्रेज। और फ्रेज जो है वो क्या होता है? शब्द समुच्चय है, कुछ शब्दों का युग्म होता है और इसमें और कुछ खास नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये भाषा की 5 इकाइयां हैं जिनसे मिलकर के भाषा का निर्माण होता है। सबसे पहली इकाई लेटर्स, सेकंड इकाई है वर्ड्स, और सबसे बड़ी इकाई जो है वो सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस के अंदर ही 2 इकाइयां और पाई जा सकती है, जिनका नाम है क्लॉजेज और फ्रेज। अब आगे इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहली इकाई जो है वो भाषा की, वो पढ़ लेते हैं हम लोग लेटर्स, कि लेटर्स जो वो क्या होते हैं और किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो यहाँ लेटर्स की परिभाषा और उनको डिटेल से हम पढ़ते हुए कह सकते हैं कि लेटर्स जो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और इन्हें वर्ण भी कहा जा सकता है। वर्ण जो है वो भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ संकेत बनाए जाते हैं। जैसे ऊपर हमने लिखा था, स्क्रिप्ट जो है वो बनाई जाती है। तो जो इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है हमारी, जो भाषा की स्क्रिप्ट है, उसके अंदर जो लेटर्स है वो सबसे छोटी इकाई है, जो भाषा को लिखित रूप देने के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा में लेकर के ए से लेकर के जेड तक कुल टोटल जो है लेटर्स है उनकी संख्या है 26 वर्ण होते हैं टोटल। हिंदी के अंदर वर्णों की संख्या जो वो ज़्यादा होती है, और इन लेटर को संयुक्त रूप से अल्फ़ाबेट्स भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि वर्णमाला बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। लेटर्स जो है उनके आगे जब बांटने के बड़े रूप में सीखेंगे, तो लेटर्स को आगे 2 भागों में बांट सकते हैं हम लोग, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स जो है वो स्वर होते हैं, ध्वनियाँ, जिनको ध्वनियाँ भी बोलते हैं हम लोग। किसी भी शब्द के अंदर ध्वनि का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ध्वनियाँ जो है, वॉवल्स जो है वो अनिवार्य इकाई है वर्ड की। प्रत्येक वर्ड में एक वॉवल जो है वो होना अनिवार्य होता है। तो कॉन्सोनेंट्स जो है वो वॉवल्स के अलावा जो बच गए हैं, इनको आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से कि वॉवल्स जो है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखिए, वॉवल जो है, वॉवल अंग्रेजी लेटर जो है ए, ई, आई और यू, ये 5 जो है वो मेन वॉवल्स है। इन्हें स्वर की श्रेणी में रखा जाता है, और इसका प्रमुख कार्य जो है वो ध्वनि यानी साउंड पैदा करना, जैसा मैंने आपको बताया कि है साउंड पैदा करते हैं किसी भी शब्द के अंदर। और जब यहाँ कोई भी शब्द ऐसा आता है जिसके अंदर ये नहीं होते हैं, तो वहाँ पर एक छठा जो वोवल है हमारा, जो अर्ध स्वर कहलाता है, वह है वाई। तो वो वाई जो है वो स्वर के रूप में कार्य करता है, अर्ध स्वर के रूप में कार्य करता है। जैसे यहाँ मैंने तो शब्द भी आपके लिए लिखे हैं, जैसे SKY, स्काई मीन्स आसमान, लेकिन यहाँ पर जो है A, E, I और U, इनमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर वाई जो है वो वोवल का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार वाई जो है वो स्वयं सेमी वोवल है, एक प्रकार से अर्ध स्वर है। स्वरों के बिना जो है वो शब्दों की रचना जो है वो नहीं हो सकती है। ये मैंने बताया था कि स्वर या ध्वनि जो है वो प्रत्येक वर्ड के लिए बहुत आवश्यक होती है, और स्वरों के बिना, किसी भी प्रकार के ध्वनि के बिना किसी भी शब्द की रचना जो है वो नहीं की जा सकती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। ये कॉन्सोनेंट जो है वो वोवल जो है वो 5 है, और 26 में से बाकी बच्चे हैं हमारे 21 जो है हमारे कॉन्सोनेंट्स है। और स्वरों के अतिरिक्त शेष सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, जिनमें से वाई भी एक है। वाई दोनों साइड में है, वोवल में भी कॉन्सोनेंट में। जहाँ वोवल नहीं होते हैं वहाँ वोवल का कार्य करता है वाई, सेमी वोवल बन करके। इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ते हैं वक्त की जो अल्फ़ाबेट्स जो है उनको किस प्रकार से लिखा जाता है। अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स है उसको स्क्रिप्ट जो है वो 2 प्रकार की है, कैपिटल और स्मॉल।
कैपिटल बोलते हैं जो बड़ी एबीसीडी है उसको, और स्मॉल बोलते हैं छोटी एबीसीडी जो स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। स्मॉल लेटर्स जो है छोटी एबीसीडी जिसको बोलते हैं हम लोग, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो है उनका प्रयोग जो वो अधिक होता है, और कैपिटल जो है लेटर्स जो है उनका कुछ निर्धारित स्थानों पर ही प्रयोग किया जाता है। तो कैपिटल लेटर्स जो है वो एक ग्रामर का हिस्सा है और उन ग्रामर के नियमों के अकॉर्डिंग ही उनका प्रयोग किया जाता है। तो स्मॉल लेटर्स जो वो मैंने बताया था रेगुलर है, तो उसके अलावा जो कैपिटल लेटर्स है उनको कहाँ कहाँ लिखा जाए कि वो गलत नहीं हो, उनकी जगह कहाँ पर होती है। तो जब कभी भी हम लोग कुछ कहानी, स्टोरी, निबंध ऐसे वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर जो नाउन आती है, संज्ञा आती है, संज्ञा का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो सेकंड नियम है कि लाइन जो है जब भी लिखी जाती है, कोई भी चीज़, कोई भी पंक्तियाँ लिखी जाती है तो उसकी लाइन का पहला लेटर जो है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। और उस लाइन को पूरा होने के बाद में जब फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम लगा देते हैं उस लाइन को ख़त्म करके, और बाद में नई लाइन शुरू करते हैं, तो फुल स्टॉप के बाद में जो अगला अक्षर आएगा, पहली लाइन का पहला अक्षर आएगा, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। और किसी भी कहानी जो है, जो हेडिंग्स वगैरह लिखी जाती है, कहानी का ऊपर शीर्षक दिया जाता है, तो शीर्षक लिखते समय शीर्षक के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स में से प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर जो है वो क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। और इसके अलावा जो है सभी प्रकार के गॉड्स के नेम जो है वो, या गॉड वर्ड खुद है उसका जो पहला अक्षर जो है वो क्या लिखा जाता है, कैपिटल लिखा जाता है। चाहे गॉड लिखते हैं, चाहे गॉड्स के नाम जैसे गणेशा लॉर्ड शिवा, तो ये नाउन्स के अंतर्गत आते हैं वो तो। और यहाँ गॉड वर्ड जो है वो भी उसका पहला अक्षर भी बड़ा लिखा जाता है। अब इसके बाद दूसरी इकाई जो है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहली इकाई जो हमारी थी लेटर्स, अब दूसरी इकाई जो है वो है वर्ड। अब वर्ड किसको कहा जाएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। जो वर्ड जो है वो इनको हिंदी में बोलते हैं शब्द, और शब्द की परिभाषा जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, कि शब्द की परिभाषा हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक से अधिक, एक या एक से अधिक जो है लेटर्स को जब इस प्रकार से क्रम में लिखा जाता है कि वो कुछ न कुछ अर्थ निकलने लगता है उसका, तब उसको क्या बोलते हैं, वर्ड बोला जाता है। जैसे EAR, यहाँ दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपके लिए लिखे हैं कि EARTH, अर्थ मतलब पृथ्वी, तो इसके अंदर जो है अर्थ जो है वो एक EARTH जो मैंने वर्ड बनाया उसका एक मीनिंग निकलता है पृथ्वी, तो ये एक वर्ड है। जबकि नीचे जो मैंने लिखा है PLNRQ, तो PLNRQ ये कोई वर्ड नहीं बना है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पर ये वर्ड नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ड की परिभाषा सीख सकते हैं कि एक शब्द की परिभाषा इसी प्रकार से दी जा सकती है कि एक या एक से ज़्यादा लेटर्स को जब ऐसे क्रम में लिखा जाता है कि उनका कुछ अर्थ निकलता है, तब वो क्या कहलाते हैं, वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे आई जो है वो एक वर्ड का ही होता है, शब्द जो है वो प्रोनाउन जो है, तो इस प्रकार से जो है वर्ड्स की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा बाद में जो तीसरी इकाई है वो हमारी है सेंटेंस। सेंटेंस जिनको वाक्य भी कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि सेंटेंस जो है उसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है हमारे द्वारा कि एक या एक से अधिक शब्दों को जब इस प्रकार से क्रम में रखा जाता है कि वो कुछ सार्थक अर्थ देते हैं तो उसे सेंटेंस है। जब एक से ज़्यादा लेटर्स को एक साथ में लिखा जाता है तो वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज़्यादा वर्ड्स को एक निश्चित क्रम के अंदर और एक निश्चित नियम के द्वारा लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। और सेंटेंस के लिए कुछ निर्धारित चीज़ें जो है वो अनिवार्य होती है, उनको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि वो क्या होती है। तो कुछ शर्तें हैं सेंटेंस के लिए, तभी वाक्य जो सेंटेंस कहलाता है। वो पहली शर्त है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन होता है, किसी भी वाक्य के अंदर क्रिया को करने वाला कर्ता, या उस वाक्य के अंदर जो है वो किसी ऐसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है जो उस वाक्य के अंदर मुख्य शब्द होता है जिसकी बात की जा रही होती है, यानी कि तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। दूसरी जो अनिवार्य चीज़ है वो है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो वो क्या होती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब जो है उन क्रियाओं को कहा जाता है जो कर्ता के साथ में बिना किसी की मदद के, बिना किसी की हेल्प के अपना काम निकाल लेती है, कर्ता के साथ में सीधी लग जाती है और अपना अर्थ निकाल लेती है, उन्हें फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। और अंग्रेजी में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे आई प्ले चेस विद माई ब्रदर, एक सेंटेंस है आई प्ले चेस विद माई ब्रदर। इस वाक्य के अंदर जो वर्ब है, मेन वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसका प्रयोग हुआ है प्ले, और वाक्य में जो है सब्जेक्ट है आई के साथ में वर्ब जो है प्ले का प्रयोग सीधे डायरेक्टली हुआ है, और ये क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है।
और दूसरा सेंटेंस जो है हमारा जो है ही सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, उसने अपना पुराना घर बेच दिया। इस वाक्य के अंदर जो है हमारी जो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है उसका प्रयोग हुआ है सोल्ड का, और जो कि अपने कर्ता जो है ही के साथ में सीधे लग करके प्रयोग हो रही है। तो इस प्रकार से यह भी क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो अंग्रेजी की जो वर्ब्स के अन्य रूप जो होते हैं वो नॉन फाइनाइट कहलाते हैं, जो कि सीधे कर्ता के साथ में प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो सीधा कर्ता के साथ में प्रयोग होकर के अर्थ निकालती है वो क्रियाएं फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और शेष जो बच गई है जो सीधे डायरेक्टली नहीं लगती है उनको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, उनको नॉन फाइनाइट कहलाती है। ही हैज ईटन हिज ब्रेकफास्ट, यहाँ पर एक शब्द लिया हमने, ही हैज ईटन हिज ब्रेकफास्ट। यहाँ पर वर्ब जो है वो है ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है ईटन, और थर्ड फॉर्म जो है वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। जब यहाँ इसका कर्ता जो है वहाँ पर ई जो है ही जो है वो करता है और ईटन जो है वो वर्ब है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है आप देखोगे कि हैज़ जो है उसका प्रयोग हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ है उसका प्रयोग हुआ है, यानी कि जो ईटन वर्ब जो है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने कर्ता के साथ में सीधे लग करके अपना अर्थ स्पष्ट कर पाए। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है, जो कर्ता के साथ में ऊपर लिखा हुआ है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है और सीधे कर्ता के साथ में प्रयोग नहीं की जा सकती है। इनको अर्थ निकालने के लिए इनकी अन्य क्रिया की मदद करते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये आगे के चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, आई एम स्वीपिंग फ्लोर। यहाँ पर वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म मैंने प्रयोग कर ली है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इसको भी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर वर्ब जो है स्वीपिंग जो है उसको अपना आई के साथ में लगने के लिए एम जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी आवश्यकता पड़ रही है। तो ये है इसकी जो है यहाँ पर हमने क्लियर किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाक्य अपना अर्थ भी स्पष्ट रखता है, यदि अर्थ स्पष्ट नहीं निकलता है तो वाक्य गलत होता है। तो जैसे देख लेते हैं, फ्लोर आई स्वीपिंग एम, ऊपर मैंने लिखा था, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है आई एम स्वीपिंग फ्लोर, मैं फर्श स्वीपिंग करना मतलब साफ करना, झाड़ू लगाना वगैरह, तो मैं स्वीपिंग कर रहा हूँ फर्श को, तो ये एक वाक्य था। नीचे इसी वाक्य को मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया, यहाँ पर ये वाक्य के अंदर जो वर्ड्स है मैंने एक क्रम जो इनका तोड़ दिया, तो यहाँ पर ये अपना अर्थ निकालने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये एक सेंटेंस नहीं कह सकते हम इसको, ये गलत है। वैसे तो अंग्रेजी की ये मुख्य 3 इकाइयाँ मैंने बताया था कि मेनली ये 3 यूनिट्स जो है वही है, लेकिन इसके अलावा जो है 2 इकाइयाँ अलग से जो है वो हो सकती है वाक्य के अंदर, और वो इकाइयाँ कौन कौन सी है ऊपर हमने लिखी थी, क्लॉज और फ्रेज। क्लॉज बोलते हैं उपवाक्य को और फ्रेज बोलते हैं शब्द समुच्चय, जिनके अंदर मेनली केवल मात्र क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं और उनको ना तो उनमें सब्जेक्ट होता है ना फाइनाइट वर्ब होती है। तो इनको भी डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्लॉज जो है वो देखने में एक वाक्य का जैसा ही लगता है, देखने में तो एक सेंटेंस के जैसा ही लगता है हमारे को देखने में, लेकिन ये किसी वाक्य के बीच में पाया जाता है, दूसरे वाक्य के साथ में लग करके आता है, अकेला नहीं आता है। जबकि इसे मुख्य वाक्य से अलग कर देने पर, क्योंकि जब अकेला आएगा तो मुख्य वाक्य से अलग हो जाएगा, तो ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगा। इसको नीचे एग्जाम्पल में भी हम लोग समझेंगे कि एक वाक्य कितने कार्य, एक कर्ता और क्रिया भी रखता है, लेकिन अपना अर्थ नहीं निकाल पाता, यानी कि इसलिए इसको वाक्य नहीं कह सकते। वाक्य की मैंने बताई थी आपको 3 चीज़ें जरूरी है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब और एक उसका अर्थ। तो ये तीनों चीज़ों में से भी एक भी चीज़ नहीं होती है तो वाक्य नहीं कहलाता। तो क्लोज के अंदर जो है वो अर्थ निकालने की शक्ति जो वो नहीं होती है। जैसे देखो, द मैन हु इज सिटिंग अंडर द ट्री इज माई अंकल, यहाँ एक सेंटेंस लिखा गया है, द मैन हु इज सिटिंग अंडर द ट्री इज माई अंकल। यहाँ एक सेंटेंस नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर एक क्लोज जो है वो आई हुई है। मूल सेंटेंस जो हम लोग देखेंगे कि क्या मूल वाक्य क्या था, द मैन इज माई अंकल। ये जो हमारा मेन वर्ड, मेन वाक्य जो है वो ये है, द मैन इज माई अंकल, वह आदमी जो है वो क्या है, मेरा अंकल है। और यहाँ पर एक क्लॉज जो आई हुई है, हु इज सिटिंग अंडर द ट्री, यहाँ पर आई हुई देखो, हु इज सिटिंग अंडर द ट्री, और ये मेन वाक्य है द मैन और इज माई अंकल। ठीक है, तो ये मेन वर्ड वाक्य था, वाक्य के बीच में एक जो है हमारी आ चुकी है अलग से। तो इनको देखते हैं। यहाँ पर पहला जो वाक्य है हमारा, उसके अंदर द मैन जो है इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है द मैन, और इज जो है वो क्या है, बी वर्ब होकर के एक फाइनाइट वर्ब जो है वो लगी हुई है। ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब होती है, वर्ब का बी का फर्स्ट फॉर्म है, और यानी कि इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है, और इस वाक्य को पूरा पढ़ेंगे, द मैन इज माई अंकल, वह आदमी मेरा अंकल है। तो ये वाक्य अपना अर्थ भी निकाल रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक वाक्य कहलाएगा। अब नीचे वाले वाक्य जो है उसको देखते हैं, क्लॉज किस प्रकार से अलग होती है। हु
हु जो है क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट लगा हुआ है यहाँ पर, तो यानी इसमें सब्जेक्ट तो है, कर्ता जो है वो लगा हुआ है। इस सीटिंग जो है वो क्या है, एक फाइनाइट वर्ब नहीं थी, लेकिन इस सीटिंग जो है वो फाइनाइट वर्ब इज लगाकर उसको बना दिया गया। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई थी, फाइनाइट नहीं थी, तो इज हेल्पिंग वर्ब लगा ली गई और इसने फाइनाइट वर्ब जो है इसके यहाँ पर इसको बना दिया गया। लेकिन जो है हु इज सिटिंग अंडर द ट्री, जो कि पेड़ के नीचे बैठा है, अगर किसी व्यक्ति को सीधा ही बोला जाए कि जो कि पेड़ के नीचे बैठा है, तो वो हमारी बात से कुछ भी समझ नहीं पाएगा। तो ये जो वाक्य जो है अपना अर्थ स्पष्ट करने में क्या है, असक्षम है, इसलिए क्या है ये क्लोज कहलाएगा। अब फ्रेज जो है वो उसकी समझ लेते हैं कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज जो है शब्द समुच्चय, मैंने बताया था कि केवल शब्दों का समूह मात्र होता है, इसमें 2 या 3 वर्ड्स होते हैं। फ्रेज जो है वो शब्द समुच्चय केवल शब्दों का समूह मात्र होता है, इसमें कर्ता, पूर्ण क्रिया और अर्थ तीनों ही चीज़ों का अभाव होता है। यह किसी वाक्य के अंत में जुड़ करके उसके बारे में कुछ डिटेल से बताता है। चलो इसको वाक्य के माध्यम से समझते हैं। माई मदर कट ए मैंगो, यहाँ एक सेंटेंस हमने लिया, माई मदर कट ए मैंगो विद ए नाइफ। यहाँ पर दो वाक्य नहीं कहूँगा, सॉरी मैं, एक सेंटेंस आया हुआ है और एक फ्रेज आया हुआ है। एक मूल सेंटेंस है और एक फ्रेज है, दोनों क्या क्या देखते हैं यहाँ पर। माई मदर कट ए मैंगो, ये तो है सेंटेंस, मेरी माँ ने, माई मदर, मेरी मदर जो है उसने कट ए मैंगो, एक आम काटा। विद ए नाइफ दूसरा बता रहा है उसको माँ ने आम को कैसे काटा, तो विद ए नाइफ जो है वो उसको डिटेल से बता रहा है उसके बारे में। तो ये जो है वो क्या है, एक फ्रेज है। तो पहला सेंटेंस जो है उसमें देखिए माई मदर जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है इस वाक्य का, सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और कट जो है वो क्या है, फाइनाइट वर्ब लगी हुई है। माई मदर कट ए मैंगो, यहाँ पर जो वाक्य जो है वो अर्थ भी दे रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या है, एक सेंटेंस है ये। और दूसरा जो है विद ए नाइफ जो है, इसमें न तो सब्जेक्ट है, न ही इसका फाइनाइट वर्ब लगी हुई है, न ही इसका अकेला पढ़ने पर विद ए नाइफ, चाकू से, तो किसी को सीधा ही कहा जाए चाकू से तो वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा बात को। तो इस प्रकार से ये अपना अर्थ भी निकाल पा रहा है, यानी तीनों ही चीज़ें इसके अंदर क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार से जो है भाषा की इकाइयाँ, जो यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज जो है, भाषा की यात्रा जो हमने सीखी है, आज भाषा को पढ़ा है कि किस प्रकार से कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, उनसे मिलकर के भाषा जो है उसका सबसे बड़ा जो है सेंटेंस जो है वो बनता है। तो और आई होप कि मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो जो है आपको समझ आई होगी अच्छे तरीके से। इसी बारे में कोई भी डाउट्स आपके रहे हैं तो उनको आप ज़रूर क्लियर करें, और इससे संबंधित जो है नोट्स जो है वो आपको ऊपर आई बटन जो है उसके अंदर उपलब्ध करवाए जाएंगे, और वहाँ से आप इसको वीडियो के अंदर प्ले करके और उसको नोट्स के रूप में अपने नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। और आज की वीडियो जो है आपको कैसी लगी है, ग्रामर की क्लासेस जो है उसके बारे में आप हमें अवश्य बताएं अपने व्यूज़ जो है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना चैनल जो है मेरी इंग्लिश क्लास को। तो इसी के साथ में आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।